Dear friends, welcome to the session of models in International British English Speaking and Grammar course. Today we are going to learn some important models and famous and important type of sentences used with models. तो चलो स्टार्ट करते हैं मॉडल्स की एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्या? एक्सरसाइज विथ इट्स रूल। सो मॉडल्स मॉडल्स इस तरह के वर्ड होते हैं जो किसी न किसी मूड को शो करते हैं। किसी का कोई मूड है और उस मूड को शो करने वाले वर्ड्स को हम मॉडल्स कहते हैं। अब मूड किस तरीके का हो सकता है? मूड ये हो सकता है कि हमको किसी से परमिशन लेनी है। परमिशन किस तरीके से लेनी है, किस मूड में लेनी है, तो उसके तरीके बता रखें। एबिलिटी और कैपेसिटी बताना और इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जिसमें मॉडल का यूज़ होता है। एक बात याद रखनी है कि जो मॉडल होता है उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है और एक ही मॉडल अलग अलग जगह पे भी काम में आ सकता है। जैसे यहाँ पर कैन है तो वो कैन परमिशन में काम में आ रहा है, तो उस कैन का यूज़ किसी और कंडीशन के लिए भी हो सकता है। या यहाँ पर मैं लिखा है तो मैं भी एक तरह से परमिशन लेने के लिए काम में आता है, लेकिन मे का यूज़ दूसरी कंडीशंस में भी होता है। तो हमको टॉपिक वाइज समझना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं मॉडल्स का यूज़। तो मॉडल्स फॉर आस्किंग परमिशन, अगर हमको किसी से परमिशन लेनी है, आज्ञा या अनुमति लेनी है, तो हमको कौन से मॉडल्स का यूज़ करना चाहिए और हमको कैसे सेंटेंस बोलने चाहिए। तो एग्जाम्पल आपके सामने है। कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। दूसरा है मे आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। तीसरा है कुड आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। तीनों ही वाक्यों का अर्थ एक ही है कि क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। तो फिर डिफरेंस किस हिसाब से हम समझेंगे? तो वही चीज़ अगली लाइन में दे रखी है। कैन का प्रयोग दोस्तों या परिवार के सदस्यों से आज्ञा लेने के लिए करते हैं। वी यूज कैन to get permission from our friends and family member. That means can is informal. कैन है वो अनौपचारिक है। मतलब कैन का यूज़ उन लोगों के साथ होता है जिनके साथ हमको ज़्यादा फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्त या परिवार के लोग हैं वो हमारे से बिल्कुल ही कनेक्टेड रहते हैं, तो उनसे हमको किसी भी तरह की कोई परमिशन लेनी है तो ज़्यादा हमको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करने पड़ते हैं। या किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जहाँ जो हमारा दोस्त या परिवार की तरह ही है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट शो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती हो, जहाँ पे ज़्यादा रूल्स फॉलो नहीं करने पड़ते हों, तो उनके लिए भी हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। तो प्राइमरी बात यह है कि दोस्त या परिवार के सदस्यों से आज्ञा लेने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। तो अगर इस सेंटेंस को हम चाहें तो इस तरीके से बोल सकते हैं, कैन आई टेक योर पेन अमित, अमित क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ। या मदर या फादर से पूछ रहे हैं तो भी उसमें हम ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं, कैन। नेक्स्ट है मे का यूज़ अध्यापकों और ऐसे बड़ों से आज्ञा लेने के लिए की जाती है जो हमारे से स्ट्रेंजर हैं, जो अजनबी लोग हैं या टीचर हैं। उन लोगों से हम परमिशन लेनी हो तो मे का यूज़ करते हैं। जैसे आपने एक बहुत फेमस सेंटेंस बार बार बोला है, जो भी स्कूल्स में बच्चे पढ़ते हैं, मे आई कम इन सर। तो मे आई कम इन सर में मे का यूज़ क्यों हुआ? क्योंकि ये परमिशन हम टीचर से ले रहे हैं। टीचर या और उसके जैसे दूसरे लोग जिससे हम परमिशन लेते हैं तो वहाँ पे मे का यूज़ करते हैं। या ऐसे बड़े लोग से परमिशन लेना जो हमारे घर के सदस्य नहीं है, उस कंडीशन में भी हम कैन का यूज़ करते हैं। कोई ऑफिसर हो, किसी भी ऑफिस में गए तो हम मे का यूज़ करेंगे वहाँ पे परमिशन लेने के लिए। कुड का प्रयोग भी बहुत विनम्रता से आज्ञा लेने के लिए किया जाता है। अगर आप किसी से परमिशन ले रहे हो और बहुत ही पोलाइट वे में आप उससे कुछ बोलना चाहते हो, तो उस कंडीशन के लिए बहुत पोलाइट वे या विनम्रता से कुछ भी पूछने के लिए आप कुड का यूज़
करेंगे। तो कैन हो गया फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के लिए, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर से परमिशन लेनी हो, दोस्तों या परिवार के सदस्यों से परमिशन लेनी हो, देन वी यूज़ कैन। इन केस ऑफ टीचर्स एंड स्ट्रेंजर्स हु आर ओल्डर, या जो हमसे बड़े हैं पोस्ट में, उम्र में, सब में, ऐसे लोगों से, स्पेशली टीचर्स से स्कूल्स वगैरह में बच्चे सीख ही जाते हैं मे का यूज़। तो मे का यूज़ हमें टीचर्स से परमिशन लेने के लिए करना होता है, जैसे मे आई कम इन सर, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, इस तरीके के सेंटेंसेस। कुड का यूज़ बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जॉन कैन आई टेक योर पेन, जॉन क्या मैं तुम्हारा पेन ले लूँ, या क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ। ले सकता हूँ ऐसा ही पूछना है, पर बोलने का तरीका ले लूँ क्या हिंदी में इस तरीके का होता है। मदर से भी कई बार पूछते हैं, मदर कैन आई टेक मिल्क फ्रॉम द फ्रिज, क्या मैं फ्रिज में से दूध ले लूँ। तो ये इनफॉर्मल परमिशन है जिसमें हमको कैन का यूज़ करना होता है। तो आंसर देने वाला भी जवाब कैसे देता है, यस यू कैन टेक माई पेन, हाँ तुम मेरा पेन ले सकते हो। तो ये परमिशन दे दी गई है। जिस मॉडल से क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर भी उसी मॉडल से हमको देना होगा। यस होगा तो यहाँ पे यस आएगा, नो होगा तो इधर कैन के साथ नो हो जाएगा। जैसे जॉन कैन आई टेक योर पेन, यस यू कैन टेक माई पेन। या नहीं कहने वाला हो, नो यू कैन नॉट टेक माई पेन, या यू कांट टेक माई पेन। तो परमिशन दोनों तरीके से दी जा सकती है। नेक्स्ट एग्जांपल है, मैं आई कम इन सर, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो सर का आंसर दो तरीके से हो सकता है, यस यू मे कम इन, हाँ तुम अंदर आ सकते हो। या दूसरा हो सकता है, नो यू मे नॉट कम इन, नहीं तुम अंदर नहीं आ सकते हो। तो दोनों ही आंसर दिए जा सकते हैं क्योंकि वो परमिशन दे रहा है। और अगर और भी पोलाइट रिक्वेस्ट के साथ किसी से कुछ बोलना हो तो वहाँ पे कुड का यूज़ होता है, बट जनरली एग्जाम्स में यही फॉलो किया जाता है। सो यू हैव टू मेमोराइज दिस एग्जाम्पल्स फॉर स्पीकिंग एज वेल एज राइटिंग। एंड इन एग्जाम फिल इन द ब्लैंक्स इज गिवन हियर। एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स दे देते हैं यहाँ पे, और उसका जो परमिशन या ऐसा लिख के देते हैं, परमिशन फ्रेंड से ले रहे हैं, परमिशन टीचर से ले रहे हैं, तो उस आधार पे हमको पता चल जाता है कि हमको क्या भरना है। सो ओवरऑल हमको पता रहना चाहिए कि ये क्या है। आइए अगला मॉडल, अगला सीखते हैं कि एबिलिटी और कैपेसिटी। हम हमारी एबिलिटी और कैपेसिटी बताने के लिए किस प्रकार से मॉडल का यूज़ करते हैं, वो हम अभी सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के साथ आप बने रहना। इस चक्कर में कभी भी पढ़ाई मत करना कि शॉर्ट वीडियो से फटाफट सीख जाऊंगा, शॉर्टकट से सीख जाऊंगा। शॉर्टकट का नॉलेज होता है वो भी शॉर्ट टर्म के लिए ही काम आता है। तो हमको एक बार किसी चीज़ को ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम उस चीज़ को अगर प्रैक्टिस करते हैं तो हमको बहुत सही लगता है। और ये जो भी आपको नॉलेज दिया जा रहा है वो वेरियस सोर्सेज से हमने स्टडी करके ही इसमें लिखा है। तो ज़्यादातर चीज़ें आपको कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए लिखी गई हैं। तो आप इसको ज़रूर पढ़ें और समझें। तो आइए हम देखते हैं एबिलिटी और कैपेसिटी। कोई काम करने की हम में एबिलिटी है या कैपेसिटी है, दोनों ही एक बात ही है। तो हम क्या करते हैं इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए। तो योग्यता और क्षमता बताने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। वर्तमान योग्यता, प्रेजेंट एबिलिटी, आज हमारे में कोई एबिलिटी है या कोई कैपेसिटी है तो हम उसमें कैन का यूज़ करेंगे। सो कैन इज़ अ मॉडल विच इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ प्रेजेंट टाइम। वर्तमान समय की एबिलिटी और कैपेसिटी को बताने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। सो लेट अस लर्न एग्जांपल्स। आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मैं अंग्रेजी फ्लुएंटली बोल सकता हूँ, मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकता हूँ। इट इज़ माई प्रेजेंट एबिलिटी, यह मेरी वर्तमान योग्यता है। सो इन केस ऑफ प्रेजेंट एबिलिटी वी यूज़ कैन मॉडल। आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मैं फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकता हूँ। या कोई तैर सकता है, बोलेगा आई कैन स्विम। कोई बोलना चाहे कि मैं तो दौड़ सकता हूँ, तो आई कैन रन।
या मैं तेज दौड़ सकता हूँ, आई कैन रन फास्ट। कुछ भी सेंटेंस हो सकता है, आई या ही या शी, कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ कैन लगाओ और एक्शन वर्ड लगाओ और बन गया आपका सेंटेंस। माई फादर कैन लिफ्ट 100 kg ऑफ वेट। मेरे पिताजी 100 किलो वजन उठा सकते हैं। तो उनकी कैपेसिटी है या एबिलिटी है कुछ काम करने की, तो कोई काम वर्तमान में वे कर सकते हैं, इसलिए हमने कैन लगाया है। माई फादर कैन लिफ्ट 100 kg ऑफ वेट। मेरे फादर 100 kg वेट उठा सकते हैं। अब दूसरा है एग्जाम्पल, भूतकाल की योग्यता बताने के लिए या भूतकाल की क्षमता बताने के लिए हम कुड का यूज करते हैं। मीन्स इफ वी वांट टू एक्सप्रेस पास्ट एबिलिटी और कैपेसिटी वी यूज कुड। पास्ट में हम कुछ कर सकते थे, पहले हम कुछ कर सकते थे ऐसा बताना हो तो हम कुड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। इन चाइल्डहुड आई कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। ये यूँ कह रहा है कि बचपन में मैं अंग्रेजी तेजी से बोल सकता था, फ्लुएंटली बोल सकता था, धारा प्रवाह बोल सकता था। तो यहाँ पर बात इसकी आ रही है इन चाइल्डहुड, ये बचपन की बात कर रहा है, ये टाइम वर्ड से। इस वर्ड से हमको पता चल जाता है या इस ग्रुप ऑफ वर्ड से हमको पता चलता है कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। तो जहाँ पर पास्ट का इंडिकेशन आता है और एबिलिटी और कैपेसिटी की बात आती है, तो वहाँ पर कुड का यूज़ करना पड़ता है। तो पास्ट आया तो कुड लगेगा, क्योंकि बात हम अपनी एबिलिटी और कैपेसिटी की कर रहे हैं। जैसे कोई बोलना चाहे कि मैं बचपन में तेज दौड़ सकता था, तो इन चाइल्डहुड आई कुड रन फास्ट, ये एग्जाम्पल बन जाएगा। सेम चीज़ को हम चेंज कर देते हैं। इन चाइल्डहुड आई कुड, अब स्पीक नहीं हो करके कुछ और लिखना है कि दौड़ना है, तो इन चाइल्डहुड आई कुड रन फास्ट। बचपन में मैं तेज दौड़ सकता था। या एक और एग्जांपल जो फादर वाला ही है, उसको ही हमने मॉडिफाई करके लिखा है। माय फादर कुड लिफ्ट 100 kg वेट। मेरे पिताजी 100 किलो वजन उठा सकते थे। वैन ही वॉज यंग, जब वह यंग थे। तो यहाँ पर पास्ट का इंडिकेशन हमने दे दिया वॉज यंग, जो उसका सेकंड फॉर्म है, बी की सेकंड फॉर्म है, या कोई और एक्शन वर्ब की सेकंड फॉर्म भी हो सकती है उसमें। तो यहाँ पर हमारी जो पास्ट की पहचान है, व्हेन ही वाज यंग पास्ट की पहचान है कि व्हेन माय फादर वाज यंग ही कुड लिफ्ट 100 kg ऑफ वेट। जब मेरे पिताजी यंग थे, जवान थे, तब वह 100 किलो वजन उठा सकते थे। तो पुरानी एबिलिटी बताई तो कुड लगाया। और यहाँ पर सेम सेंटेंस में हमने कैन क्यों लगाया? तो रीज़न ये है कि यहाँ पर पास्ट का कोई इंडिकेशन नहीं है। यहाँ पर यही चीज़ बताई है कि मेरे पिताजी ये काम कर सकते हैं, पास्ट में कर सकते थे ऐसा कुछ नहीं लिखा है, इसलिए हमने कैन लगा दिया। लेकिन इस सेंटेंस में सेम ही सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे पीछे एक सेंटेंस जोड़ दिया है उन्होंने। वेन ही वॉज यंग, जब वह यंग थे, या इन हीज यूथ ऐसा भी लिख सकते हैं। इन चाइल्डहुड मतलब बचपन, और इन यूथ मतलब जवानी। तो हम पुरानी बात करते हैं और पुरानी एबिलिटी और कैपेसिटी की बात करते हैं, तो हमको कुड का यूज़ करना होता है। एक और बात है इसमें, कभी कभी परीक्षाओं में ये वर्ड, ये ग्रुप ऑफ वर्ड जैसे पास्ट एबिलिटी या प्रेजेंट एबिलिटी ऐसा लिख के देते हैं। अगर ये लिख के दे दिया है तो कोई इंडिकेशन नहीं हो तो भी काम हो जाएगा। जैसे पास्ट एबिलिटी लिख दिया और आपको माय फादर डैश डैश लिफ्ट 100 kg ऑफ वेट ऐसा ही छोड़ दिया, और पास्ट एबिलिटी लिख दिया तो आपको कुड ही भरना है। और प्रेजेंट एबिलिटी लिख दें तो उस कंडीशन में आपको कैन भरना है। तो अभी कुछ कर सकते हैं कैन, पहले कुछ कर सकते थे कुड। यस्टरडे यू कुड गो टू कोलकाता। कल आप कोलकाता जा सकते थे, मतलब पास्ट में आप ये काम कर सकते थे, पिछली रात को ये काम कर सकते थे, या उसके भी पहले ये कर सकते थे, कर सकते थे, कर सकता था, ये सब बात हो, उस कंडीशन में ही हमको कुड का यूज करना है। अब है आई कुड नॉट मीट हिम, मैं उससे नहीं मिल सका। तो ये भी पास्ट की सिचुएशन बताई गई है कि हम पास्ट में ये चीज़ नहीं कर सके। आई कुड नॉट मीट हिम, ही कुड नॉट मीट हिम, मैं उससे नहीं मिल सका या वह नहीं मिल सका। तो पास्ट में हम कोई काम नहीं कर सके तो कुड हमको लगाना है। और फ्रेंड्स, आपको याद रखने लायक बात मैंने पहले ही बोलती कि कोई भी मॉडल हो उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। अगर मॉडल पैसिव वॉइस में आ जाए उस कंडीशन में बी प्लस थर्ड फॉर्म आती है। बाकी नॉर्मल केसेस में मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमको मॉडल्स को बहुत ध्यान से सीखना है और फिर उसको प्रैक्टिस में लेना है। तो अभी तक हमने देख लिया है आस्किंग फॉर परमिशन और एबिलिटी और कैपेसिटी, और आगे भी हम सीख रहे हैं इसको। कंटिन्यू बने रहिएगा और बिल्कुल पेशेंस के साथ इसको सीखो, पूरा ध्यान से समझो, तो आपको आगे भी इस चीज़ की स्टडी करने में अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, अब हम कंटिन्यू करते हैं पॉसिबिलिटी, कि कोई भी कार्य या वर्क होने की पॉसिबिलिटी या संभावना है, और संभावना कम है या ज़्यादा है, तो उसके लिए कौन से मॉडल्स का यूज़ होता है, ये हम एक बार सीखते हैं। संभावना प्रकट करने के लिए मैं, माइट और कुड मॉडल का यूज़ होता है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि हर मॉडल अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से काम में लिया जा सकता है। पहले हमने मैं सीखा था, लेकिन परमिशन लेने के लिए सीखा था, लेकिन अब हम मैं सीख रहे हैं, उसी मैं का और कुड का यूज़ यहाँ पर परमिशन के लिए नहीं होकर के पॉसिबिलिटी के लिए होगा। तो आइए हम देखते हैं। और उसके पहले हमने कुड सीखा था, कुड का यूज़ पास्ट एबिलिटी के लिए सीखा था, बट हियर कुड इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। तो लेट अस लर्न। मैं, अगर किसी काम के होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, उस कंडीशन में हम मैं का यूज़ करते हैं। अगर काम के होने की संभावना कम है तो माइट का यूज़ करते हैं, और उस काम के होने की संभावना बहुत कम है, बहुत ज़्यादा ही कम संभावना है, उस कंडीशन में हम कुड का यूज़ करते हैं। तो बहुत ज़्यादा संभावना, कम संभावना और सबसे कम संभावना, गुड पॉसिबिलिटी या उससे नॉर्मल पॉसिबिलिटी और वीक पॉसिबिलिटी। तो बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है, देन मैं, कम पॉसिबिलिटी है माइट, और बहुत कम पॉसिबिलिटी है कुड। एग्जाम्पल हम आकाश के बादलों से ले लेते हैं। अच्छा एग्जाम्पल है समझने के लिए हमारे लिए। आकाश में घने बादल होते हैं तो पानी खूब गिरता है, इसके चांसेस रहते हैं। तो देयर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, आकाश में घने बादल हैं। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। तो संभावना अच्छी है, इसलिए हमने मे लगाया है। अगर यहाँ पे डार्क है मतलब ज़्यादा अच्छी संभावना है, दैट्स वाई वी हैव यूज्ड मे हियर। तो हमने इसलिए यहाँ पर मे का यूज़ कर दिया है। देयर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, आकाश में घने बादल हैं। इट मे रेन टुडे, आज पानी गिर सकता है, अच्छी संभावना है। घने बादल होने के कारण संभावना अच्छी है। अब बताए देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, आकाश में बादल हैं, आकाश में बादल हैं। इट माइट रेन टुडे, घने बादल होना मतलब बारिश होने की गारंटी बढ़ जाती है, लेकिन सिर्फ बादल होना कई बार बारिश उसमें नहीं भी होती है, तो संभावना कम होती है, इसलिए माइट लगाते हैं। देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, इट माइट रेन, बारिश गिरेगी, संभावना है लेकिन थोड़ी कम है। अब दूसरा एग्जांपल, कभी कभी दिन में मौसम 2-3 बार बदल जाता है, और कोई कह रहा है कि आकाश में बादल नहीं है, इसलिए पानी गिरने के चांसेस बहुत कम हैं। लेकिन हो सकता है कभी कुछ देर बाद मौसम बदल जाए और पानी गिर जाए। तो जब पॉसिबिलिटी बहुत कम के बराबर हो, नहीं के बराबर हो, उस कंडीशन में हम कुड का यूज़ कर सकते हैं। देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई, आकाश में बादल नहीं है। इट कुड रेन टुडे, तो पानी गिरने की संभावना, आज पानी गिर सकता है लेकिन संभावना कम है, उस आधार पे हम कुड लगा रहे हैं। में अच्छी पॉसिबिलिटी, बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है। माइट उससे कम पॉसिबिलिटी और बहुत कम पॉसिबिलिटी में कुड आएगा। तो ये सबसे अच्छी पॉसिबिलिटी है, ये एवरेज पॉसिबिलिटी है, और ये बिल्कुल कम पॉसिबिलिटी है। तो मे, माइट एंड कुड आर यूज्ड टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी ऑफ वेरियस डिग्री और वेरियस काइंड्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम एक और देख लेते हैं। राहुल एक ऐसा लड़का है जो हमेशा फर्स्ट आता है, फर्स्ट पोजीशन पे आता है स्कूल में। तो जो हमेशा फर्स्ट पोजीशन में आता है, उसके आने वाले सालों में भी फर्स्ट पोजीशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अमित एक ऐसा लड़का है जो कक्षा में रैंक लाता है लेकिन थर्ड रैंक लाता है, लेकिन राहुल है वो तो हमेशा फर्स्ट रैंक ही लाता है क्लास में हमेशा, और अमित है वो हमेशा क्लास में थर्ड रैंक लाता है। तो उसके फर्स्ट यहाँ आने के चांसेस राहुल से तो कम ही हैं। और तीसरा लड़का है विजय,
विजय नेवर गेट्स फर्स्ट रैंक, विजय कभी भी फर्स्ट रैंक नहीं लाता है। स्कूल में कोई स्पेशल पोजीशन, फर्स्ट रैंक की जगह कोई और शब्द भी लगा सकते हैं कि कोई स्पेशल पोजीशन नहीं लाता है। उस कंडीशन में उसके फर्स्ट रैंक की जो चांसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जैसे फर्स्ट रैंक की जगह पे यहाँ पे नेवर गेट्स रैंक, कोई भी रैंक नहीं लाता है, नेवर गेट्स अपन ये लिख देते हैं एनी रैंक, ए एन वाई। विजय कोई भी रैंक नहीं लाता है, मतलब बहुत पीछे आता होगा इसका नंबर, ऐसा मान लो। तो जिसकी बहुत ही कम संभावना है उसमें अलग मॉडल आएगा। तो राहुल के, तो ही गेट्स फर्स्ट रैंक दिस ईयर, राहुल के इस साल फर्स्ट आने के चांसेस कैसे रहेंगे, हर साल वह फर्स्ट रैंक लाता है, तो इस साल भी फर्स्ट रैंक आने के चांस उसके ज़्यादा रहेंगे। उस कंडीशन में हम यहाँ पर मॉडल अप्लाई करेंगे में, क्योंकि इसके हमेशा फर्स्ट आने के कारण से इस बार भी फर्स्ट आने के चांसेस उसके ज़्यादा ही हैं। अमित थर्ड रैंक आता है, मतलब फर्स्ट रैंक तो नहीं लाता ही, इसलिए उसके फर्स्ट आने के चांसेस इस साल क्या रहेंगे, ही गेट्स, तो ही गेट फर्स्ट रैंक दिस ईयर, इस साल उसके फर्स्ट आने के चांसेस क्या रहेंगे, तो भैया उसके फर्स्ट आने के चांसेस रहेंगे, लेकिन माइट आएगा इसमें, ही माइट गेट फर्स्ट रैंक दिस ईयर, क्योंकि फर्स्ट वो भी आ सकता है, थर्ड आ रहा है वो फर्स्ट भी आ सकता है। रैंक की बात कर रही है, डिवीजन की बात नहीं कर रही। ठीक है, ही माइट गेट फर्स्ट रैंक दिस ईयर, वह भी इस साल फर्स्ट आ सकता है, लेकिन संभावना कम है। सबसे ज़्यादा अच्छी संभावना किसकी है, राहुल की, क्योंकि वह हमेशा आता है। अब तीसरा बच्चा है विजय नेवर गेट्स फर्स्ट एनी रैंक इन द स्कूल, विजय स्कूल में कोई रैंक नहीं लाता है, हालांकि नंबर वो भी अच्छे लाता है, लेकिन उसकी संभावना से हम बिल्कुल इतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं लगेगी उसकी। तो ही कुड गेट फर्स्ट रैंक दिस ईयर, तो वह इस साल फर्स्ट रैंक ला सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, इसलिए यहाँ पे हमको कुड भरना है। तो यहाँ पे आ गया मैं, राहुल के केस में आ जाएगा मैं, अमित के केस में आ जाएगा माइट, और जो विजय है उसके केस में आ जाएगा कुड। तो सबसे अच्छी संभावना इसकी है, इसलिए मैं लगाया है। थोड़ी कम संभावना है माइट, और बिल्कुल कम पॉसिबिलिटी है देन कुड। तो आप समझ गए होंगे कि मैं सबसे अच्छी पॉसिबिलिटी, उससे कम माइट, और सबसे कम कुड यूज़ की जाती है। तो आइए देखते हैं, दूसरी भी तरह से पॉसिबिलिटी यूज़ होती है, जनरल पॉसिबिलिटी। समटाइम्स कैन इज ऑल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, कभी कभी कैन का उपयोग भी संभावना व्यक्त करने के लिए होता है। एग्जाम्पल हम देखते हैं, स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर, स्मोकिंग करने से कैंसर हो सकता है, तो ये एक जनरल पॉसिबिलिटी है। तो स्मोकिंग का एग्जाम्पल आता है इस तरह से, तो आपको कैन का यूज़ करना है। वॉचिंग टीवी कैन कॉज बर्निंग सेंसेशन इन आइज और हेडेक, टीवी देखने से आंखों में जलन या सरदर्द हो सकता है, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। सबके साथ ऐसा नहीं भी होता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऐसा हो भी सकता है। तो वॉचिंग, तो ये एग्जाम्पल हमको याद रख लेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट और पॉपुलर एग्जाम्पल इसका ये है कि स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर, स्मोकिंग से कैंसर हो सकता है। वॉचिंग टीवी कैन कॉज बर्निंग सेंसेशन इन आइज और अ हेडेक, ज़्यादा टीवी देखने से हेडेक हो सकती है और आंखों में जलन हो सकती है। या ड्राइविंग रेकलेसली या केयरलेसली, अंधाधुंध गाड़ी चलाने से या लापरवाह होकर गाड़ी चलाने से कैन कॉज एक्सीडेंट, से एक्सीडेंट हो सकता है। ड्राइविंग रेकलेसली कैन कॉज एक्सीडेंट, लापरवाही से गाड़ी चलाने से एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये जो एग्जाम्पल हमने देखे हैं वो भी पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस इसकी अगेन एंड अगेन आपको करते ही रहना है। आइए सीखते हैं अगला पैटर्न, टेकिंग और गिविंग एडवाइस, किसी से सलाह लेना या सलाह देना, दोनों ही केसेस में हम कौन सा मॉडल यूज़ करेंगे, आइए हम सीखते हैं। शुड इज यूज्ड टू टेक और गिव एडवाइस, एडवाइस टेक करनी हो अर्थात लेनी हो या देनी हो, दोनों कंडीशन में शुड का यूज़ हो सकता है। तो शुड का प्रयोग सलाह लेने या सलाह देने के लिए किया जाता है। शुड का अर्थ हिंदी में चाहिए होता है, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए, आपको यहाँ जाना चाहिए, आपको वहाँ जाना चाहिए, मुझको क्या करना चाहिए, इस तरह का अगर कोई लाइन बोलनी है देन वी हैव टू यूज शुड विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब।
यू आर सिक, तुम बीमार हो, यू शुड कंसल्ट विद द डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, तुम्हें डॉक्टर से बात करनी चाहिए, तुम्हें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सभी बातों के लिए यू शुड कंसल्ट विद द डॉक्टर, ये वर्ड, ये ग्रुप, ये लाइन पूरी यूज होगी। या तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए, ऐसा बोलना है, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ, या ही शुड बी अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, उसको खुद पर शर्म आनी चाहिए। वेयर शुड वी गो नाउ, हमें अब कहाँ जाना चाहिए, ऐसा बोलना है तो वेयर शुड वी गो नाउ बोलेंगे। होम शुड आई ट्रस्ट फॉर सच वर्क, ऐसे काम के लिए मुझे किस पर विश्वास करना चाहिए, तो करना चाहिए, ऐसी परमिशन किसी से सलाह लेनी है तो हम शुड का यूज़ कर रहे हैं। यू शुड नॉट गो देयर, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, तो आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, तो सब में शुड लगेगा। जैसे हमको लेट नाइट तक खाना नहीं चाहिए, लेट नाइट को खाना नहीं खाना चाहिए, तो वी शुड नॉट ईट फूड लेट नाइट, हमको लेट नाइट खाना नहीं खाना चाहिए। तो जो भी चीज़ नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, ऐसा किसी को एडवाइस देनी हो तो शुड लगाना है, उसके साथ नोट भी लग सकता है। शीला इजंट बिहेविंग एज शी शुड, शीला उस तरीके से व्यवहार नहीं कर रही है जैसा कि उसको करना चाहिए, जैसा बर्ताव शीला को करना चाहिए वैसा बर्ताव वह नहीं कर रही है। बिहेव, शीला इजंट बिहेविंग एज शी शुड, जैसा शीला को व्यवहार करना चाहिए था वैसा व्यवहार शीला नहीं कर रही है, तो शुड लगेगा। मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल ये है, यू आर सिक, यू शुड कंसल्ट विद द डॉक्टर। या कभी कभी टीचर बच्चों को बोलता है, यू आर वीक इन इंग्लिश, यू शुड वर्क हार्ड, तुम इंग्लिश में वीक हो, तुम्हें हार्ड वर्क करना चाहिए। यू शुड प्रैक्टिस वेरियस टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस, तुम्हें अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी चाहिए। मोरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य, ऐसा कर्तव्य जो धार्मिक हो या मॉरल हो। ऑट टू शब्द का अर्थ भी चाहिए होता है, चाहिए, और शुड का मतलब भी चाहिए होता है। तो इसमें डिफरेंस क्या है, तो ऑट टू का अर्थ भी चाहिए होता है, परंतु इसका प्रयोग मॉरल ड्यूटी अर्थात नैतिक दायित्व बताने के लिए किया जाता है। इसमें ऐसे काम होते हैं जो आपको ये दिखाते हैं कि आपको ये मॉरल ड्यूटी है और उसको फॉलो करना चाहिए। जैसे यू ऑट टू टेक केयर ऑफ़ योर ओल्ड पेरेंट्स, तुम्हें अपने ओल्ड के पेरेंट्स की या वृद्ध माता पिता का ध्यान रखना चाहिए, तो ऑट टू लगाना है, क्योंकि ये धार्मिक कर्तव्य है या मॉरल ड्यूटी है, नैतिक कर्तव्य है। अगर इस दायित्व को आप नहीं भी निभाते हो तो आपको कोई पुलिस नहीं पकड़ रही है, लेकिन आपको खुद को बुरा लगेगा, और समाज में भी आपको, सोसाइटी के लोग भी बोलेंगे कि ये अच्छा काम नहीं कर रहा है। इसलिए वी ऑट टू टेक केयर ऑफ आवर ओल्ड पेरेंट्स, हमें हमारे ओल्ड पेरेंट्स का ध्यान रखना चाहिए। यू ऑट टू डू योर ड्यूटी ऑनेस्टली, तुम्हें तुम्हारी ड्यूटी ईमानदारी से करनी चाहिए। कई बार हम ड्यूटी करते समय ईमानदारी नहीं बरतते हैं तो किसी को पता नहीं चलता है, लेकिन हमको खुद को पता रहता है कि हम जो भी ड्यूटी कर रहे हैं उसमें ऑनेस्टली काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमारा काम या जो भी है उसको ऑनेस्टली हम करें। और फ्रेंड्स, साथ में एक और बात कह देता हूँ कि जो भी मॉडल हम यूज़ करते हैं वह सब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं होती हैं। मतलब आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, नेम, सभी के साथ सभी तरह के मॉडल काम में लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब नहीं रहता है, मॉडल अपने आप में ही अलग चीज़ है। तो यू शुड डू योर ड्यूटी ऑनेस्टली, तुम्हें अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभानी चाहिए, करनी चाहिए, आपको आपकी ड्यूटी ईमानदारी से करनी चाहिए। तो यहाँ पर भी ऑट टू का अर्थ चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पर चाहिए जो है वो किस चीज़ के लिए है, मॉरल ड्यूटी के लिए, नैतिक दायित्व, नैतिक कर्तव्य के लिए यहाँ पे ऑट टू का यूज़ होगा। दे ऑट नॉट टू टीस एनिमल्स, उन्हें पशुओं को नहीं सताना चाहिए, तो जानवरों को नहीं सताना चाहिए, उसके संबंध में हमने नेगेटिव यूज़ किया है यहाँ पे। तो किसी भी जानवर को आपने कहीं पे चुपके से परेशान कर दिया है तो किसी को पता चलने वाला नहीं है, लेकिन ये एक गलत काम है
जो हमको नहीं करना चाहिए। दे ऑट नॉट टू टीज एनिमल्स, उन्हें जानवरों को नहीं सताना चाहिए। तो ये हो गई बात मोरल ड्यूटी की। अब हम सीखते हैं प्रॉमिस, थ्रेट एंड डिटर्मिनेशन। प्रॉमिस का मतलब होता है वादा करना, थ्रेट का मतलब धमकी देना, और डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय करना। कोई काम करने के संबंध में वादा करते हैं तो प्रॉमिस कहलाता है, धमकी देते हैं तो थ्रेट कहलाती है, और डिटर्मिनेशन है तो दृढ़ निश्चय कहलाता है। तो आई और वी हो तो उसके साथ विल लगेगा, और बाकी सबके साथ शेल लगेगा। ये फिक्स है, यहाँ पर अपन मन मर्जी नहीं चला सकते। शेल अगर थर्ड पर्सन के साथ या इनके साथ आ रहा है, इसका मतलब हम प्रॉमिस, थ्रेट और डिटर्मिनेशन कर रहे हैं। और आई और वी के साथ आता है तो हम, उसका मतलब है कि हम प्रॉमिस, थ्रेट और डिटर्मिनेशन कर रहे हैं। एग्जाम्पल समझेंगे तो पता चल जाएगा। मैं तुम्हें एक साइकिल दूंगा, ऐसा वादा कर लिया, तो आई विल प्रेजेंट यू अ साइकिल या बाई साइकिल। मैं तुम्हें एक बाई साइकिल दूंगा, तो आई विल आएगा। आई विल का मतलब है वो वादा कर रहा है। वी विल फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस, हम अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे, तो ये भी डिटर्मिनेशन हो गया। तो वी है इसलिए इसमें विल लगा। अगर वी की जगह पर दे होता तो विल नहीं लगाते, हम क्या लगाते, शेल लगाते। तो ही, शी, राम, यू, दे, या कोई भी दूसरा सब्जेक्ट, कोई भी, आई और वी को छोड़कर कोई भी हो, तो सबके साथ इसमें शेल लगाना है। तो वह जो सेंटेंस है वो प्रॉमिस, थ्रेट और डिटर्मिनेशन कहलाएगा। और आई और वी हो तो सिर्फ विल, और बाकी सबके साथ शेल। तो प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन और थ्रेट को हम इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। वी विल फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस, हम अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। तो वी था इसलिए विल आ गया। अगर इसकी जगह पर आई होता तो भी विल आता, लेकिन आई और वी के अलावा अगर यहाँ पर ही होता तो शेल आ जाता। शी होता तो भी शेल आता, राम होता तो भी शेल आता, यू शेल, दे शेल। तो मेरे अनुसार आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इफ़ यू डोंट कंप्लीट योर वर्क, अगर आप अपना काम कंप्लीट नहीं करते हो, आई विल पनिश यू, मैं तुमको सजा दूंगा। सजा दूंगा मतलब सजावट नहीं कर दूंगा, पनिशमेंट दूंगा। तो इफ़ यू डोंट कंप्लीट योर वर्क, अगर आप अपना काम कंप्लीट नहीं करते हैं, आई विल गिव यू पनिशमेंट, या आई विल गिव यू पनिशमेंट, मैं आपको पनिशमेंट दूंगा। तो ये कुल मिलाकर के वार्निंग और थ्रेट या धमकी है, तो हमको काम कर लेना चाहिए। आई शेल गो देयर, ये अलग सेंटेंस है, इसको नहीं पढ़ना है। मतलब ये उसको पढ़ना ही नहीं है आपको, बस मैंने जो सिखा दिया ऊपर वही ध्यान रखना है। इसकी कैटेगरी अलग है, जो सिखाया वही पढ़ो, उसको नहीं पढ़ना है। अब बात आती है अनिवार्यता की। कंपल्सन, कोई काम करना कंपलसरी है या बहुत जरूरी है, उसके लिए मस्ट का यूज होता है। अनिवार्यता या दबाव बताने के लिए, प्रेशर हो, उस कंडीशन में मस्ट का यूज होता है। वी मस्ट पे इनकम टैक्स, हमें इनकम टैक्स चुकाना ही है अगर हम उस कैटेगरी में आते हैं तो। या वी मस्ट पे, या वी मस्ट फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ही है क्योंकि ये लीगल है, कानूनी रूप से हमको ये काम करना ज़रूरी है। या वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक रूल्स का पालन करना ज़रूरी है। क्यों करना ज़रूरी है, अगर हम ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं करते हैं तो हमको कोई भी चालान भरना पड़ सकता है, कोई भी पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। तो कंपल्सन या कंपलसरी हो, उस कंडीशन में हमको मस्ट का यूज़ करना है। बाहर से कोई कानूनी या लीगल दबाव हो उस कंडीशन में। आई मस्ट रीच स्कूल इन टाइम, मुझे स्कूल समय पर पहुंचना है। क्यों, देर से पहुंचने पर सज़ा मिल सकती है। वैसे ही इनकम टैक्स में आप आते हो और इनकम टैक्स नहीं भरते हो, तो इनकम टैक्स जमा नहीं कराना एक अपराध है। ऐसा न करने पर आपके खिलाफ कोई भी एक्शन लिया जा सकता है, कार्यवाही की जा सकती है। स्कूल के लिए स्कूल समय पे पहुंचना एक मस्ट एक्ट है, कंपलसरी एक्ट है। अगर वो समय पे नहीं जाते तो किसी भी तरह का पनिशमेंट उनको स्कूल वाले दे सकते हैं, फाइन इम्पोज भी कर सकते हैं उसके ऊपर, मतलब फाइन लगा सकते हैं कोई। वी मस्ट नॉट पार्क अवर कार इन नो पार्किंग जोन, जहाँ पर नो पार्किंग लिखा है उस जगह पर अपन को अपनी गाड़ी खड़ी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये लीगल वार्निंग है। अगर आप खड़ी करते हो तो आपकी गाड़ी वहाँ से हटा दी जा सकती है, या कुछ और भी नियम आपके अगेंस्ट लग सकता है। हमें नो पार्किंग जोन में गाड़ी नहीं खड़ी करनी चाहिए। अगर खड़ी कर दी है तो जो भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, नगर पालिका है, उसकी गाड़ी वहाँ से वहाँ आएगी और आपकी गाड़ी को ले जाएगी। अर्थात कुल मिलाकर सख्त मनाही है। तो उनका कंपल्सन होता है किसी काम को करने का, तो वहाँ पे मस्ट का यूज़ होता है।
और कोई काम नहीं करना है, यूँ लिखना है तो मस्ट नॉट लगा देते हैं। तो कंपल्सन के लिए इस चीज़ को आप ध्यान रखें। यू डेयर, इसका मतलब होता है तुम्हारी ये हिम्मत। तो जहाँ पर हम डेयर शब्द लगाते हैं उसका मतलब होता है हिम्मत करना या साहस करना। डेयर का यूज़ दो केसेस में होता है, या तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में या नेगेटिव सेंटेंस में। तो आइए देखते हैं डेयर। यू जंप इन टू दिस डीप पॉन्ड, क्या आप इस गहरे तालाब में कूदने की हिम्मत कर सकते हो। आई डेरेंट स्पीक अगेंस्ट ही डेरेंट स्पीक अगेंस्ट मी, वह मेरे खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता है। शी डेरेंट किल एन आंट, वह एक चींटी मारने की भी हिम्मत नहीं रखती है, या उसमें एक चींटी मारने की हिम्मत भी नहीं है। हाउ डेयर यू टच मी, तूने मुझे छूने की हिम्मत कैसे की, या मुझे छूने की हिम्मत कैसे की। इसका स्पेशल सेंटेंस है, आपको मेमोराइज कर लेना है। डेयर शी डू इट, क्या वह ऐसा करने की हिम्मत कर सकती है। तो ये डेयर का यूज हो गया। हाउ डेयर यू, तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए होता है कि तुमने कैसे हिम्मत की। और डेयर से जो अलग से शब्द है उसका मतलब प्रोबेबिलिटी बताने का लिए होता है, संभावना बताने के लिए। इसका अर्थ है यहाँ पे शायद है। डेयर से पूरा जो है उसका अर्थ शायद होता है। तो आप इस पे कम फोकस करें, लेकिन जो मैंने पहले बताया उस पर ज़्यादा फोकस करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। नीड, कुछ काम को करने की ज़रूरत है, आवश्यकता है, तो नीड का यूज़ होता है। आवश्यकता या ज़रूरत को बताने के लिए नीड का प्रयोग किया जाता है। यू नीड टू पे अटेंशन, तुम्हें ध्यान देने की ज़रूरत है। शी नीड्स टू बाय सम बुक्स, उसे कुछ किताबें खरीदने की ज़रूरत है। आई एल रिटर्न योर मनी, जैसे कोई आपसे पैसे मांग रहा है, बार बार आपके घर पे आ रहा है, लेकिन आपको पता है कि आप उसको पैसे दे दोगे, तो आप उसको क्या कह सकते हैं। आई एल रिटर्न योर मनी, मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। यू नीडंट कम हियर, या यू नीड नॉट कम हियर, तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। नीड यू गो देयर, क्या तुम्हें वहाँ जाना जरूरी है। नो नीड टू वरी, चिंता की कोई बात नहीं है। या नो नीड टू पैनिक, पैनिक का मतलब भी वही होता है। वी नीड टू मीट हर, हमें उसे मिलना जरूरी है। नीड के साथ टू आएगा, लेकिन नीड नॉट के साथ, या नीड इंट्रोगेटिव है वहाँ पे टू नहीं आएगा। जैसे यहाँ नीड नॉट है तो इसमें टू नहीं आएगा। वैसे ही नीड यहाँ पे क्वेश्चन वाले सेंटेंस में तो उसमें टू नहीं आएगा। लेकिन नीड अगर नॉर्मल सेंटेंस है, ना तो नेगेटिव है ना ही इंट्रोगेटिव है, उस कंडीशन में टू लगेगा। वी नीडेंट मीट हर, हमें उससे मिलने की ज़रूरत नहीं है। या वी डोंट नीड टू मीट हर, हमें उससे मिलने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे डोंट आ गया, इसलिए टू लगेगा। लेकिन खाली नीड के बाद नॉट आता है तो टू लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमको एक पैटर्न याद रखना है। वी नीडेंट मीट हर, हमें उसे मिलने की ज़रूरत नहीं है। या वी डोंट नीड टू मीट हर, दोनों ही सेंटेंस अपने आप में समझने लायक है। अब इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। ये एक तरह से प्योर मॉडल का यूज़ हुआ है, ये इसके अंदर टेंस आ गया है। तो दोनों तरीके से आपको सिखा दिया है। तो एग्जाम्पल का एक आंसर, वी डोंट नीड टू मीट हर या वी नीडेंट मीट हर का मतलब होता है हमें उससे मिलने की ज़रूरत नहीं है। अब अगला एग्जाम्पल हमारे पास आता है यूज्ड टू। यूज्ड टू का अर्थ होता है हुआ करता था। कहीं पर कुछ हुआ करता था, चाहे वो एक्शन हुआ करती थी, या कोई चीज या कोई जगह हुआ करती थी, सब जगह यूज्ड टू आएगा। तो यूज्ड टू का अर्थ होता है हुआ करता था। ऐसा काम जो पहले हुआ करता था लेकिन अब नहीं होता है, उस कंडीशन में हम यूज्ड टू कहते हैं। पहले की आदतें जो अब नहीं है, या पहले की स्थितियाँ, या प्रीवियस कंडीशंस विच आर नॉट राइट नाउ, जो कंडीशंस या सिचुएशंस या हैबिट्स अभी नहीं है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए वी यूज्ड टू। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड, मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था। ध्यान दीजिएगा, ये काम किया करता था, वो काम किया करता था, ये काम किया करते थे, वो काम किया करते थे, ऐसा यूज़ करने के लिए हम यूज्ड टू लगाते हैं। तो वी यूज्ड टू, और ये सेकंड फॉर्म में यूज होता है। वी यूज्ड टू प्ले क्रिकेट इन आवर चाइल्डहुड, हम अपने बचपन में क्रिकेट खेला करते थे। या आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड, मैं अपने बचपन में क्रिकेट खेला करता था। या ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट इन हिज चाइल्डहुड, वह अपने बचपन में क्रिकेट खेला करता था। तो सभी बातों के लिए जो कि हम पहले किया करते थे ऐसा लिखना है, यूज्ड टू का प्रयोग होगा। प्ले की जगह पर वॉक, वॉच, वॉक, सिंग, डांस का यूज़ करके इस सेंटेंस की बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे प्ले लिखा है, प्ले की जगह पर आप ये सेंटेंस, ये अलग अलग वर्ड यूज़ करके सेंटेंस नए बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं।
मैं गाने गाया करता था। आई यूज्ड टू सिंग सॉन्ग्स, यहाँ पे आ जाएगा SING, सिंग, SING। आई यूज्ड टू सिंग सॉन्ग्स, मैं गीत गाया करता था या मैं गाने गाया करता था। देयर यूज्ड टू बी अ हट हियर, यहाँ पर पहले एक झोपड़ी हुआ करती थी। सपोज कोई एक ऐसी जगह है जो अभी आपको बिल्कुल खाली दिख रही है, यहाँ या कोई बिल्डिंग बनी हुई है वहाँ पे, और कोई पुरानी बात कर रहा है कि नहीं, यहाँ पर तो पहले एक हट होती थी, या पहले यहाँ पर एक हट हुआ करती थी, एक झोपड़ी हुआ करती थी, ऐसा कोई बोलना चाहता है तो उस सेंटेंस को ऐसे ही बोला जाएगा, यहाँ पर एक झोपड़ी हुआ करती थी। देयर यूज टू बी अ पैलेस हियर, या यहाँ पे कोई महल हुआ करता था, कि यहाँ पर कोई एक बिल्डिंग हुआ करती थी, यहाँ पर कोई एक सिनेमा हॉल हुआ करता था, तो उस कंडीशन में हम यूज्ड टू का उपयोग करेंगे। यहाँ पर एक नदी हुआ करती थी, तो देयर यूज्ड टू बी अ रिवर हियर, यहाँ पर एक नदी हुआ करती थी, हो सकता है वो नदी अब सूख गई हो। देयर यूज्ड टू बी अ कुछ भी हियर, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है, इसलिए कुछ भी आप लिख सकते हो कि यहाँ पर ये हुआ करता था। देयर यूज देयर यूज्ड टू बी अ फॉरेस्ट हियर, यहाँ पर एक जंगल हुआ करता था। सपोज कोई ऐसी जगह है जहाँ पे अभी बहुत बड़ी कॉलोनी बन गई हो, लेकिन उसके पहले उस कॉलोनी में उस जगह पे जंगल थे या कुछ और था, तो हम जंगल की ही बात करें तो फॉरेस्ट, तो लिख देंगे कि देयर यूज्ड टू बी अ फॉरेस्ट हियर, यहाँ पर एक फॉरेस्ट हुआ करता था, लेकिन कब, पहले, इसलिए यूज्ड टू लिखा है। लेकिन अब वहाँ पर फॉरेस्ट को काट दिया गया है और उसकी जगह पर क्या बना दी गई है, बिल्डिंग्स बना दी गई है। डिड शी यूज टू गो देयर, क्या वह वहाँ पे जाया करती थी। डिड शी यूज टू लिव इन मुंबई, क्या वह मुंबई में रहा करती थी। दोज डेज वी यूज्ड टू लिव इन मुंबई, उन दिनों हम मुंबई में रहा करते थे। पीपल यूज्ड टू बी फैन ऑफ राजेश खन्ना, राजेश खन्ना एक बहुत ही पुराने कलाकार हैं, और ये कलाकार पुराने ज़माने में बहुत प्रसिद्ध और फेमस कलाकार थे, इसलिए इसके बारे में हम कह सकते हैं कि पीपल यूज्ड टू बी फैन ऑफ राजेश खन्ना, लोग राजेश खन्ना के फैन हुआ करते थे। जिस तरीके से अभी कोई जो नए हीरो हैं उनके फैन होते हैं लोग, तो वैसे ही पुराने ज़माने में लोग राजेश खन्ना के फैन हुआ करते थे, इसलिए एग्जाम्पल बना दिया हमने। पीपल यूज्ड टू बी फैन ऑफ राजेश खन्ना, लोग राजेश खन्ना के फैन हुआ करते थे। अब वो समय नहीं रहा, वो व्यक्ति भी नहीं रहे, इसलिए जो नए आ गए उनकी दुनिया चल रही है। विश का मतलब होता है कामना करना, कामनाएं करने के लिए मे का उपयोग होता है। मैं यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र लंबी हो। मैं गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे या भगवान तुम पे कृपा करे। पीछे यहाँ पर एक्सक्लेमेशन का साइन आएगा, और सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से ही होगा कि मैं प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन, और फिर जो भी आगे हमको ऐड करना है वो। मैं यू हैव सक्सेस, तुम्हारी तुम्हें सफलता मिले, तो ये मैं का यूज़ हो गया। अब थोड़ा सा कठिन कुछ टॉपिक आ रहा है, लेकिन उस कठिन को समझने से पहले हम सरल पहले समझ लेते हैं। वुड का प्रयोग करना, वुड का प्रयोग करना, वुड का यूज़ पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है, लेकिन अक्सर वुड है वो लाइक शब्द के साथ आता है, तो हमको लाइक अगर किसी सेंटेंस में लिखा हुआ मिले और आगे कहीं मॉडल भरना हो, तो वुड भरने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो वुड का लाइक के साथ में कॉम्बिनेशन होता है। आइए देखते हैं वुड का यूज़ कैसे होता है। वुड यू माइंड डूइंग इट, क्या आप यह करने की तकलीफ करेंगे। वुड यू प्लीज़ मूव अ बिट, क्या आप थोड़ा सा खिसकेंगे। तो विनम्र निवेदन करने के लिए, शिष्टाचार या कर्टसी शो करने के लिए वुड का यूज़ किया जाता है। वुड यू प्लीज़ मूव अ बिट, क्या आप जरा सा खिसकोगे। वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, क्या आप एक कप कॉफ़ी लेना पसंद करोगे। तो लाइक आ गया, तो हमको वुड भरना है, ऑफर कर रहे हैं कोई चीज़ उसको। आई वुड लाइक टू इन्वाइट मिस्टर जैन ऑन द स्टेज, मैं मिस्टर जैन को स्टेज पर बुलाना चाहूँगा। तो वुड के साथ लाइक टू का यूज़ होगा। यहाँ पर मिस्टर जैन नाम के एक आदमी है, कोई प्रोग्राम हो रहा है और उनको स्टेज पे इनवाइट किया जा रहा है, तो स्टेज पर जो भी पर्सन है उसको इनवाइट करने के लिए क्या बोलेगा, आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर जैन ऑन द स्टेज, मैं मिस्टर जैन को स्टेज पे बुलाना चाहूँगा। या कोई आपके घर पे आया है और उसको चाय कॉफ़ी आप ऑफर कर रहे हो, तो वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, क्या आप एक कप कॉफ़ी लेना पसंद करोगे, या टी लेना पसंद करोगे, या जूस है, या कुछ भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है, कोई भी एडिबल चीज़, कोई भी रिक्वेस्ट हो सकती है। सो ये वुड का यूज़ था स्पेशली ऑफर करने के लिए या पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए वुड का यूज़ होता है।
एक और शब्द है वुड दैट, लेकिन वो परीक्षाओं में अलग तरीके से पूछते हैं। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने आपको ये समझा दिया है। हालांकि वुड दैट मैं आपको बोल के बता देता हूँ, लेकिन आपको इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है ध्यान ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। वुड दैट आई वर प्रेजेंट देयर, वुड दैट का मतलब होता है काश, काश मैं वहाँ पर होता, उसके लिए वुड दैट का यूज़ होता है। अगला जो मॉडल आता है उसमें हैव टू है। हैव टू का मतलब जिस प्रकार से हम मस्ट का प्रयोग अनिवार्यता या नेसेसिटी या कंपल्सन को शो करने के लिए करते हैं, और मस्ट नोट का प्रयोग हम प्रोहिबिशन या कोई चीज़ नहीं करनी है उसके लिए करते हैं, वैसे ही हम हैव टू का यूज़ भी करते हैं। मस्ट का प्रयोग सिर्फ वर्तमान काल और भविष्य काल में ही होता है, मतलब प्रेजेंट और फ्यूचर में ही मस्ट का यूज होता है। लेकिन हैव टू का यूज तीनों टेंसेस में हो सकता है, जिसमें हम कंपलसरी कोई काम हो या कंपल्सन शो करने के लिए या प्रोहिबिशन अर्थात मनाही शो करने के लिए कर सकते हैं। तो हैव टू जो है एक तरह से मस्ट जो होता है उसको हम तीनों टेंस में यूज़ करना चाहें तो उसमें हैव टू का मस्ट हटा करके हैव टू का यूज़ भी करना चाहिए हमको। ही हैज़ टू गो देयर, उसे वहाँ जाना है, कंपलसरी है। ही की जगह पे शी और राम आदि का उपयोग करके प्रैक्टिस करें। ही हैज़ टू गो देयर, उसे वहाँ जाना ही है। आई हैव टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना ही है। आई की जगह पर वी, दे और यू का यूज़ करके प्रैक्टिस करें, क्योंकि सिंगुलर के लिए हैज़ आता है, प्लूरल के लिए और आई के लिए हैव आता है। ही हैड टू गो देयर, उसे वहाँ जाना ही था, उसको ये काम करना ही था। तो ये पास्ट हो गया तो हैड टू हो गया, वो काम कंपलसरी था उसके लिए। तो आई की जगह पर आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पास्ट टेंस है इसलिए सिंगुलर प्लूरल का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैड है वो सिंगुलर प्लूरल किसी के साथ भी आ सकता है। आई विल हैव टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना ही होगा, फ्यूचर की बात। विल हैव टू गो देयर, विल हैव टू फर्स्ट फॉर्म। आई की जगह पर ही, शी, राम, वी, दे, यू आदि का उपयोग करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कोई काम करना अभी कंपलसरी है, हैज़ टू या हैव टू लगेगा। कोई काम करना पहले कंपलसरी था, आपको हैड टू लगाना है। और कोई काम करना फ्यूचर में कंपलसरी होगा तो विल हैव टू आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो ये जो प्रैक्टिस थी वो हमारे मॉडल्स की थी, ज़्यादातर हमने एग्जाम्पल इसमें सिखाए हैं और उसके एग्जाम्पल्स से संबंधित रूल भी आपको सिखाए हैं। तो इट इज़ गुड दैट यू डू प्रैक्टिस एंड learn it properly, revise the video or watch this video again and again to understand in the best way you want। और इसके अलावा भी आप अलग से आपकी स्टडी जैसे करना चाहो आप करते रहो, बट आपको जो नेसेसरी बात थी मॉडल्स को कंसेप्ट क्लियर कराने से रिलेटेड वो मैंने आपको समझाने की इसमें कोशिश की है। और अब एक और बात जो हमने बीच में छोड़ दी थी उसको हम पूरा कर लेते हैं, जो कि इन सब के बाद में सीखने की होती है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेवल आता है मॉडल का। मॉडल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ एक्शन, इसका यूज़ कैसे होता है? मॉडल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ एक्शन। एक अच्छा एग्जांपल हमारे पास पैटर्न है, शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, शुड हैव डन। आपको ये काम कर लेना चाहिए था, मतलब शुड हैव, शुड का यूज़ तो हम प्रेजेंट के लिए करते हैं, लेकिन पहले की सिचुएशन से संबंधित कुछ बात है यहाँ पे। शुड हैव डन या शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब होता है कर लेना चाहिए था लेकिन किया नहीं। एन अमेरिकन कंपनी ऑफर्ड हिम अ जॉब, एक अमेरिकन कंपनी ने उसको एक जॉब दी। ही शुड हैव एक्सेप्टेड इट, उसको यह वह जॉब एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए थी। इसका मतलब उसने जॉब एक्सेप्ट नहीं की। एक अमेरिकन कंपनी ने उसे एक अच्छी नौकरी दी थी, उसे वह स्वीकार कर लेनी चाहिए थी, या उसे वह नौकरी स्वीकार कर लेनी चाहिए थी। अगर नौकरी स्वीकार कर लेनी चाहिए थी यूँ लिखा है, इसका मतलब उसने नौकरी स्वीकार नहीं की। तो आपको ये कर लेना चाहिए था, आपको वह कर लेना चाहिए था, उसको वह कर लेना चाहिए था, ऐसा कुछ भी लिखना हो तो शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म में कौन सी एक्शन लिखेंगे? भाई जो एक्शन कर लेनी जरूरी थी वो एक्शन वर्ब की थर्ड फॉर्म में हम लिखेंगे। अब हम इसके लिए एग्जाम्पल समझते हैं। एक लड़का चक्कर आने से गिर गया, उसे खा लेना चाहिए था, उसे खाना खा लेना चाहिए था। हो सकता है वो भूखा रहने के कारण उसको चक्कर आ गए हों, और आप उस लड़के को कहना चाहते हो कि तुम्हें खा लेना चाहिए था, तो आप इस प्रकार से बोलेंगे, यू शुड हैव ईटन, यू शुड हैव ईटन, तुम्हें खा लेना
चाहिए था। या कोई लड़का किसी कारण से कहीं पे खेलने गया, उसने अच्छा खेल सकता था लेकिन नहीं खेला, तो आपको यू शुड हैव प्लेड, तुम्हें खेल लेना चाहिए था। ही शुड हैव गिवन, खेल यहाँ पे खेलने से रिलेटेड वर्ड है, तो अब यहाँ पर वो नीचे आएगा। चलो इधर से देखते हैं, इस एग्जाम्पल से संबंधित बात है। उसे दे देना चाहिए था, तो ही शुड हैव गिवन। जैसे कोई चीज़ किसी को दे देनी चाहिए थी आपको, लेकिन आपने नहीं दी, ठीक है, तो सामने वाला आपको आकर एडवाइस दे रहा है कि यू शुड हैव गिवन, आपको वह चीज़ उसको दे देनी चाहिए थी। राम को खेल लेना चाहिए था, तो राम शुड हैव प्लेड, राम को खेल लेना चाहिए था। मुझे तैर लेना चाहिए था, तो आई शुड हैव स्विम, स्वाम और स्वम, उसकी थर्ड फॉर्म स्वम आएगी कि मुझे तैर लेना चाहिए था। अब माइट हैव गॉन, वहाँ पर जो माइट का यूज़ जिस तरीके से हमने सीखा था पहले, तो वो माइट पॉसिबिलिटी के लिए होती है। चला गया होगा, ही माइट हैव गॉन, वह जा चला गया होगा। शी मे हैव गॉन, वह चली गई होगी। तो मे हैव गॉन मतलब अच्छी संभावना, माइट हैव गॉन मतलब कम संभावना। शी शी माइट गो या मे गो, वो हमने पहले सीखा है, लेकिन अगर माइट हैव गॉन जो है तो ऐसा हो चुका होगा, ये सिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं। वह खा चुका होगा, ही माइट हैव ईटन, वह खाना खा चुका होगा। अगर संभावना ज़्यादा है, खाना खा चुका होगा उसकी संभावना ज़्यादा है, तो आप मे का यूज़ करेंगे, और थोड़ी कम संभावना है तो माइट का यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पर आएगी हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैव लग गया इसमें। ही माइट हैव गॉन, वह जा चुका होगा। ही माइट हैव ईटन, वह खा चुका होगा। शी माइट हैव है, ठीक है, माइट हैव होती है तो थर्ड फॉर्म आती है, और अकेला माइट और मे है तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। अकेला मे और माइट है तो फर्स्ट फॉर्म, लेकिन मे और माइट के साथ हैव आ गया, उस कंडीशन में थर्ड फॉर्म लगेगी। तो ही माइट हैव ईटन, उसे खाना, वह खाना खा चुका होगा, कम कम संभावना, कम पॉसिबिलिटी। ही मे हैव ईटन, ज़्यादा संभावना। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है आपके लिए, एक साथ आप इस टॉपिक को नहीं सीख पाओ, ऐसा भी हो सकता है कि उसको ब्रेक ब्रेक में भी देख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने इसमें मॉडल्स देखे हैं, उसमें जितनी भी तरह की पॉसिबिलिटी थी सेंटेंसेस सिखाने की, वो मैंने पूरी कोशिश की है। इसके अलावा भी आप अपने कोशिश करते रहें। सारी चीज़ों को एक बार मैं वापस से आपके प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए समझा देता हूँ, ताकि आपको रिवाइज हो जाए कि हमने क्या पढ़ा है। आस्किंग फॉर परमिशन, कैन, मे और कुड। एबिलिटी और कैपेसिटी बताने के लिए कैन, उसके बाद पहले कुछ कर सकते थे, कुड। पॉसिबिलिटी बताने के लिए अच्छी पॉसिबिलिटी में मे, कम पॉसिबिलिटी हो तो माइट, और बिल्कुल कम हो तो कुड। उसके बाद जनरल पॉसिबिलिटी बताने के लिए कैन का यूज़ होता है, स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर। टेकिंग और गिविंग एडवाइस, सलाह लेना या देना हो तो शुड का यूज़ करेंगे। और ध्यान रखने योग्य बात यह है कि हर मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, लेकिन अगर मॉडल के साथ बी लग गया है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ उसमें होता है। मॉरल ड्यूटी, मॉरल ड्यूटी के लिए हमको ought का यूज़ करना पड़ता है, जिसमें पेरेंट्स की केयर करना, ईमानदारी रखना, जानवरों को नहीं सताना, इस तरह के सेंटेंस हो सकते हैं। प्रॉमिस, थ्रेट और डिटर्मिनेशन, वादा, धमकी और दृढ़ निश्चय करना या वार्निंग देना, उसमें आई और वी के साथ विल लगेगा, बाकी सबके साथ शेल का यूज़ होगा। कंपल्सन, कोई काम करना अति आवश्यक है, इसके लिए बाहर से कोई कोई कानून का उपयोग किया जा रहा है, तो वहाँ पे हमको मस्ट का यूज़ करना होगा, और काम नहीं करना है तो मस्ट नॉट लिखना पड़ेगा। डेयर, तुम्हारी ये हिम्मत, इस तरह के सेंटेंस बोलने के लिए डेयर का यूज़ किया जाएगा। डेयर अक्सर इंट्रोगेटिव में और नेगेटिव सेंटेंस में ही यूज़ होता है। नीड, ये काम करना ज़रूरी है, ऐसी बात बोलनी हो तो नीड का उपयोग करेंगे। यूज्ड टू, पहले ये हुआ करता था, ऐसा बोलना हो तो यूज्ड टू का उपयोग होता है। विश, किसी से अच्छी शुभकामना देनी हो तो मे का यूज़ होता है, पीछे एक्सक्लेमेशन का साइन लगता है। अब
किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो, विनम्र प्रार्थना करनी हो तो वुड का उपयोग किया जाएगा। लाइक के साथ इसका उपयोग ज़्यादा होता है। हैव टू, ये कोई भी काम करना कंपलसरी है, अति आवश्यक है, और कंपलसरी कोई ना कोई नियम या कानून होने के कारण ही बनता है कोई चीज़। तो प्रेजेंट के लिए हैज़ टू या हैव टू का उपयोग हो जाएगा। अगर पास्ट में कोई काम करना कंपलसरी था या अति आवश्यक था तो हैड टू आ जाएगा, और फ्यूचर में कोई काम करना अति आवश्यक या कंपलसरी होगा तो विल हैव टू हो जाएगा। तो ये मस्ट के 3 फॉर्म थे जो हमने तीनों टेंस में सीख के समझ लिए हैं। और लास्ट मैंने आपको बताया था कि मॉडल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसका मतलब होता है ये काम कर लेना चाहिए था। शुड के साथ होगा तो चाहिए था ऐसा बोल दिया जाएगा। मे के साथ संभावना होनी चाहिए थी, और माइट में संभावना कम होनी चाहिए। इस बात को हमने प्रैक्टिस किया है और सीखा है। तो आप वीडियो को बार बार देखें, प्रैक्टिस करें और अपना नॉलेज है वो इंक्रीज करें। नेक्स्ट वीडियो में हम अलग किसी टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर। कीप वर्किंग, कीप स्माइलिंग, do good work for your family, yourself, and for your society. Thank you. Best of luck.